हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन में। तो यहां पर देखिए आज की जो वीडियो है बहुत ही झकास होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो देखिए पार्ट 2। ये वीडियो कौन सी है? पार्ट 2 वीडियो है। देखिए सेट नंबर जो 3 है उसका पार्ट 2 है, ठीक ना। यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन, 5 से लेकर के क्वेश्चन 7 तक पूरा क्वेश्चन इसमें है। और पहली वीडियो अगर नहीं देखे इस सेट का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। वहाँ पर 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक उसमें करा दिए, एक 5 से लेकर 7 तक इसमें करा दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन ये देखिए बचा है प्रश्न नंबर 5, ठीक ना। ये प्रश्न नंबर 5 से ये प्रश्न नंबर 6 और यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 वाला जो है, ये प्रश्न नंबर 7 वाला ये पूरा बचा है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको कराने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए पहले एक केमिस्ट्री है और यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री 12th का है, ठीक ना। सरल सॉल्यूशन नाम है चैनल का, सेट 3 2022 कोड है देखिए 347 GJ, ठीक ना। वीडियो पार्ट 2। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 4 अंकों का आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कितने अंकों का? 4 अंकों का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है क वाला। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। यूरिया का यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया है। यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज क्या होगा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिख लिए मोल प्रभाज। क्या लिखे? मोल प्रभाज लिखे हैं। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं? किसी विलियन के घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक ना। इसे किससे? चाई से दर्शाते हैं। किससे? चाई। चाई देखिए एक्स टाइप बनता है, एक्स जैसे बनता है उसी प्रकार से चाई बनता है, ठीक ना। इसे चाई से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज का सूत्र होता है घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ठीक ना। घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है कि विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखना था। तो यहाँ पर देखिए नीचे समीकरण लिखे हैं विलेय के मोल प्रभाज और वाष्प दाब के अवनमन में संबंध, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए P0 माइनस PS बटे में P0 इक्वल टू N अपान स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ पर ये वाला जो एन है इस एन से बहुत छोटा है, ठीक ना। बहुत छोटा है, इसलिए इस एन को निग्लेजिबल कर दिए हैं और ये कैपिटल एन हो गया, ठीक ना। और ये देखिए वाष्प दाब का अवनमन का सूत्र है। फिर यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, स्मॉल एन बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार, और कैपिटल एन यानी कि विलायक यानी कि विलायक का भार बटे अणु भार, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए भार बटे अणु भार किए हैं। फिर इसको ऐसे पलट दिए हैं तो ये देखिए डब्लू ऊपर आ गया और यम नीचे आ गया। तो डब्लू गुणे डब्लू, ये स्मॉल डब्लू ये कैपिटल डब्लू, ठीक ना। स्मॉल और कैपिटल में बहुत अंतर होता है, ठीक। तो क्या स्मॉल डब्लू किसके लिए? विलेय के भार, ठीक ना। विलेय का अणु भार, और ये विलायक का भार और ये विलायक का अणु भार, ठीक। तो यही संबंध होता है आपके वाष्प दाब और विलेय के मोल प्रभाज में, ठीक। और देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देखिए यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। जहाँ पर दिया यूरिया का अणु भार 60 दिया है, ठीक ना। तो देखिए अगले पेज पर इसको हम हल किए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं यूरिया के मोलों की संख्या कितनी है? 6 ग्राम उसमें दिया है। यूरिया कितना % दिया था? 6 ग्राम दिया है। 6 ग्राम यानी कि 100 ग्राम मान लीजिए। पूरा टोटल कितना है? 100 ग्राम यानी कि 100% है। पूरा 100% होता है, जिसमें से 6 ग्राम आपका क्या है? 6 ग्राम यूरिया है, ठीक ना। जिसमें से कितना? 6 ग्राम यूरिया है, तो कितना बचा? 94। जो बचा है वो 94 जल होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 6 बटे यानी कि भार बटे अणु भार, 6 ग्राम यूरिया बटे अणु भार कितना है उसका? 60 दिया था उधर। तो 6 एक कम 6 और बचा 0, तो 1/10 आ गया। 1/10 को काटे तो 0.1 आ गया, ठीक ना। इसके मोलों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। अब देखिए H2O के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो H2O की मोलों की संख्या कितनी है? 94/18। 94 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 6 ग्राम, जब 100 ग्राम में से 6 ग्राम यूरिया थी तो 94 जो बचा है वो जलन होगा। अब ये 18 कहाँ से आया? तो H2O का अणु भार है। H2O का अणु भार जब निकालेंगे तो 18 आएगा। तो 18 से काटे 18 5 90, बचा 40। 18 दूना के 36, 18 दूना के 36, ठीक ना। 5.22 आ गया। अब देखिए आगे यूरिया का मोल प्रभाज। यूरिया के मोल प्रभाज की संख्या बटे यूरिया प्लस H2O दोनों के मोल प्रभाज, ठीक ना। तो दोनों का मोल प्रभाज। अब देखिए यूरिया का मोलों की संख्या
यूरिया की मोलक संख्या कितनी आई है, 0.1 आई है। और H2O और जो यूरिया है दोनों की मोलक संख्या कितनी है, 0.1 प्लस 5.22 है, ठीक ना। प्लस कर दिए, प्लस करके क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक ना। जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 से गुणा होगा, 100 से यहाँ पर भी गुणा होगा, तो यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 100 होगा, ठीक ना। तो ये आएगा आपका, देखिए इतना आएगा 0.0188 0.0188 ये आया आपका, ये आपका आ गया किसका, यूरिया का मोल प्रभाज आ गया, ठीक ना। यूरिया का मोल प्रभाज आ गया। अब देखिए आता है जल के मोल प्रभाज, मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या बटे में ये 94/18, ये 5.22, ये ऊपर भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी मान लीजिए निकाल दिए। जल का मोल प्रभाज निकालिए, जल के मोलों की संख्या बटे में जल प्लस यूरिया दोनों के मोलों की संख्या, ठीक ना। तो जल और यूरिया क्या देखिए दोनों का मोलों की संख्या 0.1 प्लस 5.22 और ये 5.22 है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ करके अगर इससे भाग देंगे तो आएगा आपका 0.9980, ठीक ना। इसका आया 0.9980 और उसका आया था कितना, 0.0188, ठीक। अब देखिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग में 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक ना। तो जब विलेय और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ा जाता है तो जो मोल प्रभाज आता है वो 1 आता है, ठीक ना। हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का क खत्म हुआ। क्वेश्चन आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक ना, अच्छे से। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक ना। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अंतर हम लिख लिए हैं, अभिक्रिया कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, 2 ठे लिखे। अब देखिए इसमें पहला है अभिक्रिया की कोटि क्रिया कारक के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों के योग के बराबर होती है। और ये देखिए पहला है, यह वेग निर्धारण पर पद में भाग लेने वाली स्पीशीजों की संख्या के बराबर होती है, ठीक ना। फिर इसमें दूसरा है, यह प्रायोगिक विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। यह देखिए यह सैद्धांतिक विधि से ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात रासायनिक विधि से, ठीक ना। जो रासायनिक विधि होती है उससे ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए इसमें तीसरा, यह धनात्मक भिन्नात्मक या पूर्ण संख्या हो सकती है और यह सदैव पूर्ण संख्या हो सकती है, कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, ठीक ना। और ये देखिए चौथा पॉइंट इसमें, यह एक पूर्ण अभिक्रिया से संबंधित है, यह दर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, दर पर। अब देखिए जो वेग स्थिरांक निकालने, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा इसमें है, पूछा है कि एक प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए वेग स्थिरांक का जो आपका वेग स्थिरांक का जो सूत्र होता है, तो यहाँ पर देखिए वेग स्थिरांक के बराबर सूत्र होता है 0.693 और बटे में टी हाफ। ये टी हाफ क्या है, समय, जो आपका समय दिया आधा ना, आधा समय जो दिया है वही है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में टी हाफ कितना दिया है, 100 सेकेंड दिया है और के बराबर 0.693 बटे में 100 और ये 1000 से गुणा क्योंकि 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा है तो 1000 से गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा। ऊपर भी 1000 से, नीचे भी 1000 से गुणा किए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 100 रह गया और 10 के पावर 3, इससे तो ये दशमलव हट गया इस वाले से, और ये 10 के पावर 3 हो गया, 10 के पावर 3, 100 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6.93, 6.93 गुणे 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस में है तो नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 6.93 गुणे 10 के पावर -3 फिर यहाँ पर ये सेकेंड इनवर्स, ठीक ना। ये अभिक्रिया की जो स्थिरांक है उसका मात्रक है सेकेंड इनवर्स, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रश्न नंबर ख वाला, ठीक ना। अब देखिए आ गया आपका प्रश्न नंबर 5 का ग, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 5 का ग देखिए क्या करा है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। पहला है इसमें देखिए संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होती हैं। ये आपको कारण देते हुए बताना है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो अधिकांश उनके यौगिक जो होते हैं अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लिया हूँ और यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं संक्रमण धातु या कह सकते हैं डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं कि अधिकांश अनुचुंबकीय इसलिए होते हैं क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल अधिकांशतः आधा भरे रहते हैं, ठीक ना। डी ऑर्बिटल का मतलब समझ रहे हैं, जो आपको एस पी डी पढ़ाया जाता है उसमें जो ऑर्बिटल जो
जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनकी जो वो जो डी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, आधा भरा होता है, ठीक ना। इसलिए ये कैसे होते हैं, इस कारण यह अनुचुंबकीय व्यवहार करते हैं, ठीक ना। इसी कारण इनको रंगीन तत्व भी कहते हैं, ठीक। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, रंगीन तत्व। एग्जाम्पल में देखिए हम कोबाल्ट को लिए हैं, कोबाल्ट है, ठीक ना। कोबाल्ट का देखिए होता है 27, ठीक। कोबाल्ट का कितना होता है, 27 होता है कोबाल्ट का। तो यहाँ पर देखिए हम लिखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2, ठीक ना। ये आपका 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और देखिए अब देखिए जो इसके अंतिम डी, ये वाला जो आपका अंतिम डी उपकोष है, इस डी उपकोष में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आए, 7 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक ना। कितने इलेक्ट्रॉन आए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वन इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वन इलेक्ट्रॉन सब में एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, फिर उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिर उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें भर गया। अब देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इनका पेयर पूरा भरा हुआ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन ये आपको जो दिख रहे हैं ये युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इसी कारण ये क्या करते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक ना, अनुचुंबकीय होते हैं और ये रंगीन तत्व भी कहलाते हैं। अब देखिए अगला है दूसरा वाला, इसमें पूछा है कि कारण देते हुए समझाना है आपको। संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का काम करते हैं, क्यों करते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए संक्रमण धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक के बनाने के गुण के कारण है, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो संक्रमण धातु होती है, यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जो संयोजकता होती है वो परिवर्तनशील होती है, यानी कि वो हमेशा बदलती रहती है, कभी 2 हो जाती है, कभी 4, कभी 6, ठीक ना। आप देखे होंगे मैग्नीज जो है, मैग्नीज की संयोजकता 7 होती है, जैसे कभी 1 कभी 2 भी होती है, कभी 3 भी होती है, कभी 4 होती है, कभी 5 होती है, कभी 7 भी होती है, ठीक ना। ये मैग्नीज की संयोजकता है। और आयरन जो होता है, आयरन वैनेडियम की भी स्पर्श प्रक्रम में ये क्या होती है, इसकी भी संयोजकता कभी 5 हो जाती है, कभी 2 हो जाती है। फिर आयरन है, आयरन की जो संयोजकता कभी 2 हो जाती है, कभी 3 हो जाती है, ठीक ना, आयरन की संयोजकता, ठीक। तो ये आपका हो गया ये प्रश्न नंबर 5 का ग वाला। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ वाला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 का घ वाला। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए हैं प्रश्न नंबर 5 का घ वाला। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक ना। पहला लिगेंड है और दूसरा क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मतलब हम तो करा ही रहे हैं जो करा रहे हैं, लेकिन ये आने वाला भी हो सकता है, ठीक ना, लिगेंड। अब देखिए लिगेंड क्या होते हैं, कह रहा है कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है लिगेंड कहलाते हैं, ठीक ना। आवेश के आधार पर लिगेंड ऋणायन, उदासीन, अणु अथवा धनायन हो सकता है, यानी कि 3 प्रकार के हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है और धनायन भी हो सकता है, ठीक। तीनों के एग्जाम्पल ले लिए। यहाँ पर देखिए साइनाइड -1, NO2- ये हो गया ऋणायन, ठीक ना। H2O और अमोनिया, जैसे अमोनिया भी ये क्या हो गया, ये उदासीन होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए NO2+, NO+, ये सब क्या होते हैं, ये सब धनायन होते हैं, ठीक ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिए CuNH4 टेट्रा है, 4 बार लिया गया है, यानी कि यहाँ पर टेट्रा एमिनो है और यहाँ पर यह SO4 ये सल्फेट है, ठीक ना। इसका नाम देखिए, ये देखिए पहले कापर है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल, ठीक ना, सेंट्रल मेटल बोलते हैं। और इसको जो ये वाला है, इसके बगल वाला जो तत्व होते हैं इनको हम क्या यौगिक को बोलते हैं, इनको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, ठीक ना। और ये देखिए SO2 सल्फेट है, ठीक। अब देखिए ये एग्जाम्पल हो गया आपका। अब देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या कहता है, संयोजकता आबंध सिद्धांत में कुछ नहीं होता है, सहसंयोजक बंध बनाने के लिए परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का रहना आवश्यक है, ठीक ना। पहली पॉइंट है कि जो सहसंयोजक बंध अगर बना रहे हैं तो परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में आपको ऐसे ऐसे बताया हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक डिब्बा में भरा हुआ है तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक ना। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर यस और यस मान लीजिए है, तो इसका जो ये वाला छोर है और ये वाला छोर है
ठीक ना। इसका एक छोर और ये एक छोर, इन दोनों को मिलने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये देगा, ठीक ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक बांड बनेगा, ठीक। यानी कि एक बांड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण की दिशा होनी चाहिए, ठीक ना। यानी कि जो अतिव्यापन में जो ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैप के भाग में लेने वाले परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण की दिशा होनी चाहिए। विपरीत का मतलब पहला वाला कैसा होना चाहिए, इस क्लॉकवाइज होना चाहिए, पहला वाला क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरा वाला एंटी क्लॉक होना चाहिए, ठीक ना। अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉक, अगर एंटी क्लॉक है तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए ये तीसरी पॉइंट क्या कर रहा है कि बंध प्रबलता अति व्यापन की सीमा पर निर्भर करता है। जो बंध होता है उसकी जो प्रबलता होती है वो अति व्यापन की सीमा पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि जो जितना ज़्यादा अति व्यापन होगा, जितना ज़्यादा वो ओवरलैपिंग होगी, उसका जो बंधन होगा, जो बांड होगा वो बहुत प्रबल होगा, उतना ही प्रबल होगा, ठीक ना। चौथी पॉइंट है, कह रहा है कि अति व्यापन से ऊर्जा मुक्त होती है। और देखिए जितना ज़्यादा अति व्यापन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, ऊर्जा भी मुक्त होगी, ठीक ना। ऊर्जा भी क्या होगी, निकलेगी उसमें से। तो अति व्यापन से ऊर्जा मुक्त होती है। ये आपका था प्रश्न नंबर 5, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 था। अब देखिए आगे आते हैं थोड़ा सा प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक ना, जो 5 अंकों के लिए होता है। कितने अंकों के लिए, 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या है, प्रश्न नंबर 6 का क है। अगर आप सेट वन और सेट 2 की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और सेट 3 की पार्ट 1 का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए क वाला, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के विरचन की विधि लिखिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग भी लिखिए, ठीक ना। गुण भी पूछा है, उपयोग भी पूछा है। तो ओस्टवाल्ड विधि हम लिखे यहाँ पर, देखिए ओस्टवाल्ड विधि, ठीक ना। तो ओस्टवाल्ड विधि देखिए नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक विधि होती है, ठीक। देखिए यहाँ पर इस विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में लगभग 800 अंश सेल्सियस पर अमोनिया का वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है तथा प्राप्त NO2 को H2O के साथ क्रिया कराकर HNO3 प्राप्त करते हैं, ठीक ना। यानी कि नाइट्रिक अम्ल क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए NH3 ये क्या है, अमोनिया है। इसका ऑक्सीकरण कराते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति में और 800 अंश सेल्सियस पर गर्म करके, ठीक ना। तो 800 अंश सेल्सियस पर इसको गर्म किया गया और इसका ऑक्सीकरण कराया गया, तो आपको प्राप्त हुआ NO2, या फिर कह सकते हैं NO प्राप्त हुआ, या H2O, NO2 प्लस H2O प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए जब आपको NO2 मिल रहा है तो यहाँ पर क्या कहा, NO2 को H2O के साथ क्रिया कराकर, तो यहाँ पर देखिए NO2 प्लस H2O के साथ क्रिया कराना है। आपको देखिए मिल रहा है HNO3 HNO2 मिल रहा है, ठीक ना। ये आपको क्या हुआ, ये नाइट्रिक अम्ल मिल गया, ये नाइट्रिक अम्ल मिल गया आपको, ठीक ना। आपको क्या बनाना था, नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल बन गया, ठीक। अब देखिए चित्र है, यहाँ पर देखिए चित्र है, तो चित्र को आप लोग देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लेटिनम लगा हुआ है, ये आपका देखिए पूरा ये चित्र बहुत बढ़िया से बनाए हम, और इस चित्र को आप लोग भी इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक ना। ये देखिए ऑक्सीडेशन टाउस है, और ये देखिए एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर देखिए आपका HNO3, ये HNO3 निकल रहा है यहाँ से बन करके, मतलब तैयार हो गया है, HNO3 निकल रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार से एकदम आप लोग चित्र बनाएंगे, ठीक। अब देखिए इसका जो आपका और पूछा था, इसमें प्रमुख गुण और एवं उपयोग पूछा था। इसमें देखिए उपयोग और गुण पूछा था, इसको देखिए पीछे हम लिखे यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुण है, तो गुण में देखिए क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसा है, प्रबल ऑक्सीकारक है, अर्थात यह पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक ना। क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, क्योंकि यह विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन, इस प्रकार का ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन देता है, ठीक ना। क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। ये इसके गुण है, ठीक ना। उपयोग में देखिए, उपयोग में क्या है, इसका उपयोग प्रायः गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर को पिघलाने में किया जाता है, ठीक ना। किसको, सिल्वर को, गोल्ड को, और जितने भी धातु होते हैं इनको क्या करते हैं, पिघलाने में किया जाता है। यहाँ पर देखिए दूसरा है, इसका विशेष उपयोग विस्फोटक यानी समझ सकते हैं बम बनाने में, ठीक ना, पदार्थ। फिर यहाँ पर देखिए
पदार्थ रंजकों तथा दवाइयों के बनाने में किया जाता है, ठीक ना। विस्फोटक आप लोग जानते हैं, बम उम, रंजकों तथा दवाई वाई तो जानते होंगे, दवा ववा बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 का ख वाला, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 6 का ख वाला देखिए क्या कर रहा है, अथवा वाला क्वेश्चन लिए है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक ना। पहला वाला आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 300 अंश सेल्सियस पर गर्म कापर पर प्रवाहित करते हैं। तो 300 अंश सेल्सियस पर गर्म कापर उत्प्रेरक लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइसोप्रोपिल एल्कोहल ले लिए। आइसोप्रोपिल देखिए, जो ये एल्कोहल से जो कार्बन जुड़ा होता है उसमें 2 कार्बन अगर जुड़े हैं, एल्किल ग्रुप लगा है, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक ना। ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। फिर कह रहा है कि कापर उत्प्रेरक ले लिया और 300 अंश सेल्सियस पर क्या करना है, इसको गर्म करना है। 300 अंश सेल्सियस पर गर्म कर दिए। जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से कुछ निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए बना क्या है आपका, एसीटोन बना। यहाँ पर क्या बना है, एसीटोन बना है और हाइड्रोजन निकल गया इसमें से, ठीक ना। हाइड्रोजन निकल गया है और यहाँ पर क्या बन गया, एसीटोन बन गया, जो कीटोन का भाग होता है एक, ठीक। अब देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि वीडियो ऐसी मिलती रहे आपको, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए फिनाल को ठंडे एवं तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते। क्या होता है जब फिनाल को ठंडे तनु HNO3 के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते। तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है, यहाँ पर देखिए फिनाल का सूत्र हम लिख लिए हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन पर OH यानी कि फिनाल, ठीक ना। तनु HNO3 लिख लिए, तनु HNO3। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये देखिए आर्थो या पैरा पर क्या बनेगा, नाइट्रो बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन बनाया और आर्थो पर क्या लगा दिए, ये जो आपका ग्रुप दिख रहा है, इसके ग्रुप के जो बगल में यहाँ पर जो कार्बन होगा वो आर्थो पोजीशन कहलाएगी, ठीक ना। कौन सी पोजीशन, आर्थो पोजीशन। और इसके बगल में ये वाली जो है इसको बोलेंगे मेटा पोजीशन और इसको बोलेंगे पैरा पोजीशन, ठीक ना। तो ये आर्थो या पैरा पर बनाएगा, तो ये मेटा पर नहीं बनाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेटा नहीं रहेगा, यहाँ पर NO2 रहेगा, ठीक ना, पैरा पर रहेगा। तो ये मेटा पर या तो आर्थो पर बनाएगा या तो पैरा पर बनाएगा, ठीक। पैरा नाइट्रोफिनाल इसको कहेंगे या फिर इसको कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनाल, ठीक ना, ये इसका नाम होगा, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख का तीसरा वाला, ठीक ना। तीसरा वाला क्या कर रहा है, एथिल एल्कोहल की, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल की वाष्प को Al2O3 पर 250 अंश सेल्सियस यानी कि 250 अंश सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप लोग, क्या होता है, ये देखिए एथिल एल्कोहल हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखें, ठीक। अब देखिए यहाँ पर Al2O3 और यहाँ पर देखिए 250 अंश सेल्सियस पर इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एथिल एल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल लिया गया है, कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लिया गया है और यहाँ पर Al2O3 की प्रेजेंसिंग है, उत्प्रेरक की उपस्थिति है और देखिए 250 अंश सेल्सियस पर इसको गर्म किया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बनेगा क्या, CH3 बनेगा, CH2 बनेगा, O बनेगा, CH2 CH3 बनेगा, ठीक ना। डाई एथिल ईथर बनाए, इथाक्साइड इथेन। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का H2O निकल रहा है, ठीक ना, माइनस का H2O निकल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 OH है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिया गया है तो 2 OH भी होगा। 2 OH में से एक H और OH ये निकल जा रहा है H2O के रूप में और एक वो ऑक्सीजन बच रहा है। देखिए ऑक्सीजन दोनों ओर के एल्किल ग्रुप से जुड़ गया है, ठीक ना, दोनों ओर के क्या हो गया है, एल्किल ग्रुप से जुड़ गया है, एल्किल ग्रुप से जुड़ गया। तो ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर। यहाँ पर देखिए इसको ईथर क्यों बोलते हैं, कि ROR को ईथर कहते हैं और R के जगह पर क्या है, एथिल ग्रुप है, इधर भी एथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए 2 एथिल ग्रुप आया ना, इसलिए इसको डाई बोलेंगे। 2 आया तो डाई और एथिल है तो एथिल और ईथर है तो ईथर, डाई एथिल ईथर बोलेंगे, ठीक ना। या फिर इसको बोलते हैं इथाक्सी इथेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं IPSC नाम में, इथाक्सी इथेन। अब देखिए इसका चौथा वाला जो है कह रहा है कि क्या होता है जब फिनाल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। तो जब सांद्र HNO3 से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 मॉलिक्यूल लिया गया है HNO3 का, वो भी सांद्र नाइट्रिक एसिड है और देखिए यहाँ पर फिनाल का सूत्र लिख लिए हैं और ये देखिए तीनों पोजीशन पर, यहाँ पर देखिए OH ग्रुप ये आर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन, फिर आर्थो पोजीशन पर जाकर NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप आपका जुड़ जाएगा। इसको हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल बोलेंगे या फिर पिक्रिक एसिड बोलिए।
या फिर इसका एक नाम होता है यूपीएससी नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, यानी कि यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। ये 2 पर आया, 4 पर आया, 6 पर आया, तो इसको कहेंगे 2 2 4 6, 3 बार आया तो ट्राई नाइट्रो है, तो नाइट्रो फिनाल है। पूरा का नाम क्या है? फिनाल, तो फिनाल इसका नाम हो गया, ठीक। या पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। यहाँ पर देखिए एथिल एल्कोहल ले लिए, आयोडीन ले लिया और NaOH के साथ इसको हीट कर दिए, ठीक ना, गर्म कर दिए। ये क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर बचेगा CHI3, क्या बनेगा? CHI3 बनेगा, यानी कि आइडोफार्म। इसको क्या बोलते हैं? आइडोफार्म। जैसे आप क्लोरोफार्म बनाते हैं, क्लोरोफार्म में यहाँ पर आई की जगह पर क्या होता है? Cl3 होता है। क्या होता है? Cl3 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर Cl की जगह पर I3 आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा आइडोफार्म। इसको क्लोरोफार्म, इसको आइडोफार्म, ठीक ना। फिर यहाँ पर ये बना आपका सोडियम फार्मेट। ये क्या हो गया? सोडियम फार्मेट। यहाँ पर देखिए अगर H रहता है तो क्या बोलते हैं? फार्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिक एसिड। तो यहाँ पर जब Na आ जाएगा तो सोडियम, इसका नाम सोडियम फार्मेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम फार्मेट। और देखिए HI निकल जाएगा, HI निकल गया, HI हाइड्रोजन आयोडाइड आपका निकल जाएगा, ठीक ना। अब ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, प्रश्न नंबर 6 का ख वाला। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 7 का क वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 का क क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन आप कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्यूटीन से, यहाँ पर देखिए एक पर क्या है? ब्यूटीन ग्रुप लगा है। ब्यूटीन का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक ना। 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। एक पर लगा है तो 1 ब्यूटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटेन से क्या प्राप्त करना है? 2 ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए HBr से रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और डाइल्यूट यानी कि तनु KOH के साथ कराएंगे ना, KOH यानी कि तनु KOH क्षार के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, जिधर हाइड्रोजन, ये आपका देखिए जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा उधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम रहेगा वहाँ पर आपका Br ग्रुप जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए Br जुड़ गया, यहाँ पर देखिए Br सेकेंड वाले पर जुड़ गया, और H वाला H इस CH2 पर जुड़ गया H, ठीक ना। तो ये हो गया CH3। तो यहाँ पर देखिए CH3, ये वाला CH3, CH2 और ये CH, और ये Br इस पर आ गया, और Br हो गया, और CH3, ठीक ना। इसको बोलेंगे 1 2 3 4, यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और N लगा देंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक ना। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन आपका बनकर तैयार हो गया, ठीक ना। अब देखिए दूसरा वाला है, कह रहा है कि बेंजीन क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए बेंजील क्लोराइड का सूत्र यहाँ पर देखिए, बेंजीन पर क्या? CH2Cl, ठीक ना। CH2Cl को क्या कहते हैं? बेंजील क्लोराइड कहते हैं। ये देखिए एक्वस KOH यानी कि जली विलियन लिया गया है, KOH का जली विलियन। अब ये क्या बनाएगा? ये आपका देखिए बना दिया, ये KOH क्या बनाया? KOH देखिए CH2OH, जहाँ पर Cl है वहाँ पर OH हो जाएगा, और KCl निकल जाएगा। क्या निकलेगा? KCl। यहाँ पर HCl नहीं निकलेगा, KCl निकलेगा, ठीक ना। K के साथ Cl निकल जाएगा, OH Cl की जगह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बेंजिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा है देखिए मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, एकदम सिंपल रिएक्शन है। मेथिल ब्रोमाइड CH3Br लेना है प्लस KCl लेना है। यहाँ से ये ब्रेक होगा, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ठीक ना। ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस वाले के साथ, और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा मेथिल साइनाइड, और KBr निकल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा बाहर, ठीक। अब देखिए चौथा है, कह रहा है कि एथिल क्लोराइड से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। तो एथिल क्लोराइड से एथेनॉल प्राप्त करने के लिए देखिए एथिल क्लोराइड लिखे हैं प्लस KOH लिखे हैं। अब यहाँ से भी वही काम होगा, ब्रेकिंग होगी, ठीक ना। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ठीक ना। अब देखिए ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ जुड़ेगा,
और ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, ये OH जो है इसके साथ जुड़ेगा और ये जो Cl है ये K के साथ, तो KCl बाहर आ जाएगा और C2H5OH बचा तो C2H5OH बन जाएगा, यानी कि एथेनॉल बन गया। किससे बना है? एथिल क्लोराइड से एथेनॉल बन गया, ठीक ना। अब देखिए इसका अंतिम है प्रश्न नंबर 7 का क का अंतिम है, ठीक ना। कह रहा है मेथिल आयोडाइड से एथेन बनाना है। मेथिल आयोडाइड से क्या बनाना है? एथेन बनाना है। आप लोग पढ़े होंगे ये वाला रिएक्शन, कौन सा अभिक्रिया? आप लोग ऊर्ज अभिक्रिया पढ़े होंगे, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया जिसमें होता है, ठीक ना। ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक। नहीं पढ़े होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या है, एल्किल आयोडाइड लिए यानी कि मेथिल आयोडाइड है, प्लस Na लिए, Na कितना है? 2 Na है और ये भी 2 बार लिए हैं, ये भी 2 बार लिए हैं। फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसका रिएक्शन होता है और सोडियम, जो दोनों सोडियम होता है दोनों I के साथ निकल जाता है 2NaI, ठीक ना। यानी कि सोडियम आयोडाइड बन जाता है, दूध आई बन जाता है सोडियम आयोडाइड। और ये CH3 बचा तो CH3 आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिल करके ये क्या बना देते? एथेन बना देते। क्या बना देते? एथेन बना देते। इसका नाम क्या हो गया? एथेन, ठीक ना। तो आपका मेथिल आयोडाइड से एथेन बनकर तैयार हो गया, ठीक ना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर आते हैं प्रश्न नंबर 7 के ख पर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 के ख पर देखिए आते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक ना। विधि रासायनिक समीकरण सहित दीजिए। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, ठीक ना। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग लिख लिए हैं, बनाने की प्रयोगशाला विधि। बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है कि प्रयोगशाला में हम लोग कैसे बनाते हैं मेथिल को, ठीक ना। मेथिल करें फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखें, प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल को वाष्प और वायु के मिश्रण को रक्त तप्त प्लेटिनम एस्बेस्टास पर प्रवाहित करने पर फॉर्मेल्डिहाइड गैस प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिए हैं CH3OH और यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन है, यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक है, एस्बेस्टास है, प्लस यहाँ पर देखिए आपका बन गया HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया HCHO, इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड बोलेंगे। यहाँ पर देखिए H2O आपका निकल गया, ठीक ना। अभी मैं आपको फिगर भी दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए फिगर है, फिगर आप लोग देख लीजिएगा और फिगर को अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि है और फॉर्मेल्डिहाइड अंत में देखिए बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, फिगर को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपका देखिए ये फ्लास्क है और यहाँ पर देखिए जो ये वाला है ये जलने वाला है, बर्नर है, ये बर्नर है। और ये इस फिगर को मतलब बना लीजिएगा आप लोग, कहीं पर बना लीजिएगा इस फिगर को, ठीक ना। और अंत में देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बनकर तैयार होता है, ठीक। तो यहाँ पर वायु प्रवाहित की गई है और कुछ मैं मतलब और कुछ बना नहीं पाया हूँ उतना अच्छा से, ठीक ना। तो इस फिगर को आप लोग को मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपको बनाना है, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा इस फिगर को, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं आप आगे क्या है। उपकरण को उपरोक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करके, ठीक ना, चित्र के अनुसार क्या करना है, इसको व्यवस्थित करके जाली की सहायता से फ्लास्क को धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फलतः मेथिल एल्कोहल की वाष्प प्राप्त होती है, जिसे वायु के मिश्रण के साथ रक्त तप्त पर, यानी कि एकदम लाल ठोस, एकदम रक्त तप्त का मतलब एकदम रेड कलर का, ठीक ना, लाल कलर का एकदम गर्म कर लेना है। रक्त तप्त तांबे की जाली पर प्रवाहित करके फॉर्मेल्डिहाइड गैस प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना। फिर देखिए उसमें पूछा था क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड KOH के साथ मतलब कास्टिक सोडा के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर देखिए कास्टिक सोडा यहाँ पर लिए हैं HCHO है फॉर्मेल्डिहाइड और KOH यहाँ पर कास्टिक सोडा है। अब देखिए इसमें जब इसको प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बना हुआ है CH3OH बनेगा, यानी कि मेथिल एल्कोहल बन रहा है, प्लस में HCOOK बन रहा है, ठीक ना। पोटेशियम फॉर्मेट बन रहा है, क्या बन रहा है, पोटेशियम फॉर्मेट बन रहा है HCOOK, यानी कि इसको बोलेंगे पोटेशियम और ये पूरा आपका है फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट बन रहा है, ठीक ना। तो आपका जो आपका आंसर पेपर 3 वाला था, ठीक ना, प्रैक्टिस सेट जो 3 था, पूरा प्रैक्टिस सेट ये ख़त्म होता है। और मतलब पूरा वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक है और भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो।